आप सभी का नमस्कार। और मेरी जो पिछली वीडियो आई थी उसमें मैंने कहा था कि मैं अमावस्या दोष जिसे कहा जाता है आजकल उसके बारे में एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये जो कुंडली आप देख रहे हैं ये दिवाली के समय जब अमावस्या जिसको आप लोग जिसे दोष कहा जाता है, जो लोग बोलते हैं कि सूर्य और चंद्र जब आपस में क्लोज कंजंक्शन हो जाए तो उसे अमावस्या दोष कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि ये चार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है ना। तो देखिए मैं ये मतलब प्रेजेंट कुंडली है, आज की है। और इसमें आप देखिए ये सूर्य है, ये देखिए सूर्य है, ये 4 डिग्री पर है। ये चंद्र है, ये 6 डिग्री पर है। तो एकदम क्लोज कंजंक्ट है, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि गले मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति है। 4 डिग्री, छः, मात्र 2 डिग्री का अंतर है। तो एकदम क्लोज कंजंक्ट है। और ये चार्ट मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमावस्या दोष एक्चुअली कुछ होता नहीं है। अब बहुत सारे माननीय एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ये कहते हैं कि ये दोष है, लेकिन मेरी नज़र में जितनी भी कुंडलियां आई हैं, जो बच्चे या जो बच्चियां जो दिवाली के समय, दिवाली के दिन या आगे पीछे भी इनका जन्म होता है, और अगर सूर्य और चंद्र काफी क्लोज हैं, मतलब 1 डिग्री पर या उससे भी कम अंश पे हैं, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री, 4 डिग्री पर, तो आप ये मान के चलिए कि कुछ पॉसिबिलिटीज है जिसमें कि ये जो योग है ये नकारात्मक दे सकता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो अधिकतर में ये योग बहुत पावरफुल है। ये तो मैं कहूँगा कि भाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में ऐसे ग्रह में इस तरीके से जो है इनका जन्म हुआ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको भी थोड़ा समझ में आएगा। देखिए ज्योतिष में ऐसा बहुत कुछ है जो पिछले 100 150 वर्षों में डाला गया। अब ये क्यों डाला गया, मेरे हिसाब से तो शायद इसलिए ऐसा हुआ होगा कि उस समय जो राजा महाराजा लोग थे उनसे कुछ पैसे लिया जा सके, या कुछ उपाय के नाम पर उनसे कुछ पैसे लिया जा सके ताकि सबका काम चले, जो मैं समझता हूँ इस तरह से हुआ होगा। तो उसी में से एक ये जो है अमावस्या दोष बोल के इस चीज को निकाल दिया गया, बता दिया गया। और भी है, जैसे कि मांगलिक दोष बोलते हैं आप, या राहु केतु के एक्सिस में जिसको बोलते हैं कि पूरे ग्रह आ गए। ठीक है। काल सर्प दोष है। ये सब चीजें इसी में आती है। मैं आपको एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा तो आपको भी समझ में आएगा और मैं आपको प्रॉपर समझा पाऊंगा। देखिए जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनमें काफी नॉलेज है। चार्ट, साइन को लेकर, चार्ट को लेकर, या किस नक्षत्र में है, ये सब बेसिक नॉलेज तो 100% है। क्योंकि आज का जो दर्शक है काफी नॉलेजेबल है और होना भी चाहिए। क्योंकि जितनी तरह की चीजें फैली हुई हैं उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर मैं लाइट या रोशनी डाल सकूं, और अगर, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर 2 4 लोग भी अगर उस बात को समझ जाए ना, तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ मेरा सफल हो जाएगा। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आप किसी भी टेक्स्ट में भी देख लीजिए तो आपको इस तरीके से नहीं बोला गया है। किसी भी भाषा में आप देख लीजिए, ऐसा नहीं बोला गया है कि ये दोनों कंजंक्ट हो तो इस तरीके से जो है हो जाएगा, या ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ कहीं पे भी लिखा हुआ भी नहीं। सूर्य और चंद्र तो एक्चुअली में मित्र है, ये नैसर्गिक मित्र है। ये
अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। चंद्र का जो वो भाग है, ठीक है, जो पृथ्वी से देखा जाता है, वो एक्चुअली ढक जाता है अभी, इसलिए उसे नो मून भी कहा जाता है। चंद्र जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, इसलिए ये दोनों ग्रह एक दूसरे से डिग्री वाइज क्लोज रहते हैं इस पीरियड के अंदर। तो इसे जो है मतलब दिवाली के समय आप देखिए, अमावस्या थी, इसी कारण से जब भगवान श्री राम अयोध्या आए थे, तो उस जो अंधेरा था, अंधकार जो था, उसे दूर करने के लिए रोशनी रोशनी की गई थी। दिवाली हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब वो अयोध्या आए तो अमावस्या की रात थी, और यही कंजंक्शन था चंद्र और सूर्य का। बाकी ग्रह तो खैर ठीक है। तो काफी अंधेरा था, नो मून था, काफी अंधेरा था, तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी की गई थी पूरे अयोध्या में, दीप की। और रोशनी की गई थी अलग अलग तरीके से, ताकि रोशनी हो जाए, भगवान जो है उनका स्वागत किया जाए और वो अयोध्या नगरी में प्रवेश कर सके। इसी कारण दिवाली मनाने का जो है हम लोग जो मनाते हैं, यही कारण है। अब देखिए मैं बताता हूँ। ये तो खैर मिथुन लग्न है। अगर ये मेष लग्न की कुंडली होती, यहाँ पे अगर एक लिखा होता, मैं देखिए एक बना रहा हूँ, यहाँ पे अगर वन होता, ठीक है, ये दो होता, ये तीन होता, ये चार होता, तो ऐसी स्थिति में ये जो घर है, ये यहाँ पे चार लिखा होता, ठीक है, और ये घर में पांच लिखा होता। अब देखिए, ये जो चौथा घर है, ये केंद्र भाव है, और ये पांचवा घर है, ये त्रिकोण भाव है। अब चौथे घर का जो स्वामी है, जहाँ पे चार लिखा हुआ है, ये चंद्र है, और ये पांचवे घर का स्वामी जो है, ये सूर्य बन जाता है। तो अगर केंद्र और त्रिकोण जो है, ये अगर एक साथ आ जाते हैं, तो ये किस तरीके से दोष निर्माण करेंगे आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कभी नहीं होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ये। केंद्र और त्रिकोण का जब भी कंजंक्शन होता है, क्लोज कंजंक्शन होता है, चाहे कोई बात नहीं, मून अगर उसमें अस्त भी हो जाए, सूर्य से क्लोज भी हो जाए, अस्त भी हो जाए, तो ये राजयोग आता है, राजयोग होता है ये। हम बोलते हैं धर्मादि धर्मादि कर्माधिपति राजयोग, जब मतलब कि जो नौवें और दसवें घर का स्वामी कंजंक्ट हो, उसी तरीके से जब चौथे और पांचवें घर का स्वामी कंजंक्ट होगा, तो ये भी तो केंद्र और त्रिकोण है। तो ये किसी भी तरीके से दोष का निर्माण नहीं करता है, अगर ये एक साथ आते हैं तो। लेकिन इसे दोष कह दिया जाता है, लेकिन ये गलत है, ऐसा होता नहीं। अब देखिए इसमें, अगर सूर्य और चंद्र 1 से 5 डिग्री के बीच में है, अस्त तो है, अस्त हो गए। सूर्य ने जो है चंद्र को, अस्त इन द सेंस की सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा हो जाती है कि चंद्र दिख नहीं पाता है, यही होता है ना, उससे हम लोग अस्त कहते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि चंद्र खत्म हो जाता है, चंद्र तो रहता ही है वहां पे। तो ये काफी क्लोज कंजंक्शन हो जाता है। और ऐसे में ये मान के चलिए कि सूर्य जो है, उसने चंद्र को अपने बगल में बैठा लिया। मैं आपको समझाने की स्थिति में बात कर रहा हूँ। सूर्य ने चंद्र को अपने बगल में बैठा लिया, अपने गद्दी पे बैठा लिया, और वो आशीर्वाद की मुद्रा में आ जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि चंद्र का जो फल है वो सूर्य ही देता है, और वो फल ऐसा देता है कि चंद्र के फल के साथ साथ सूर्य अपना, जो सूर्य की ऑथोरिटी है, सूर्य जाना किसके लिए जाता है? ऑथोरिटी के लिए। सारे ग्रहों में राजा है सूर्य। तो जब चंद्र की दशा आती है, और जब चंद्र अपना फल देना शुरू करता है, तो सूर्य उसके साथ में अपना फल भी देता है, पॉजिटिव फल ही देता है वो उसके साथ साथ में। चंद्र की दशा में जब भी ये स्थिति आती है, चाहे वो महादशा हो, चाहे वो अंतरदशा हो, चाहे प्रत्यांतर या शुक्र, कुछ भी, कोई भी दशा हो, तो ऐसा होता है इसमें। सॉरी। इसमें कुछ नेगेटिविटी होती है। चंद्र जाना जाता है मन के लिए, और नेगेटिविटी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। एक तो क्या होता है कि ऐसा जातक अपनी फीलिंग्स को सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अगर कहीं वाद विवाद हो रहा है, तो अगर वो सही भी है, तो भी वो
10 आदमी के सामने या 50 आदमी के सामने उस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो चुप रह जाता है। इसकी एक नेगेटिविटी मैं आपको बता रहा हूँ जो होता है एक्चुअल में, क्योंकि मैं जो भी चार्ट बना रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि मैंने किताब में पढ़ा और कॉपी पेस्ट किया, ये पूरे रिसर्च बेस्ड है। मेरी वीडियो जो है लेट इसलिए आया करती थी कि मैं रिसर्च करता हूँ, रिसर्च करने के बाद में ही मैं ये वीडियो डालता हूँ। तो इसमें एक ये नेगेटिविटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वह चुप रह जाता है, जो जातक ऐसी जो स्थिति होती है उसमें वो जातक जो है वो चुप रह जाता है, वो ज्यादा मतलब बोलना करना वाद विवाद करना नहीं कर पाता है। लेकिन ये जातक एक्सट्रीमली क्रिएटिव होता है, एक्सट्रीम क्रिएटिव होता है। लेकिन जब भी कभी झगड़ा होगा, कुछ होगा, लोग उससे कुछ बोलेंगे तो चुपचाप रह जाएगा, घर पे आके फिर वो रोएगा। जिसके साथ घर में क्लोज है वो उसके साथ भी अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाएगा, वो घर पे आके रोएगा, फिर उससे आप 10 बार पूछोगे क्या हुआ तो बोलेगा ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ में। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि 10 आदमी के सामने लड़ के झगड़ के मारपीट करके, ऐसा नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा इस कंजंक्शन वाले जातक के साथ, अगर मून इस स्थिति में है तो। लेकिन ये जो स्थिति है ये 21 वर्ष तक रहती है, उसके बाद ये कंप्लीटली खत्म हो जाती है, 100% खत्म हो जाती है 21 वर्ष के बाद में, ये स्थिति जो है, क्योंकि तब तक मून जो है काफी मैच्योर हो जाता है, पहली चीज। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कि ऐसा जातक 21 वर्ष के बाद भी मतलब कम बोलता है, लेकिन वो कम बोलता है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है वो जहां भी जाता है उसकी प्रेजेंस नोटेड की जाती है, नोट की जाती है, उसकी सिग्नेचर्स चलती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, उसकी सिग्नेचर्स चलती है। वो चिल्ला के बात नहीं करेगा कभी भी, वो लाउड नहीं होगा, उसकी सिग्नेचर चलेगी, ऑथोरिटी रहेगी उसके पास में। ऐसे जो लोग हैं वो जज बनते हैं, बड़े बड़े पोस्ट में रहते हैं, सिग्नेचर्स चलती है खाली उनकी, वो कुछ नहीं बोलेंगे, सिग्नेचर्स उनकी उनकी सिग्नेचर्स बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है ना, कि जो दोष की बात करते हैं, देखिए होता क्या है कि कोई भी चीज है, चिंगारी है, उसमें कुछ सच्चाई थोड़ी होती है, लेकिन मैं आपको जितना हो सकेगा मैं आपको स्पष्ट इसमें बताता हूँ। यह दोष कब हो जाता है, जब इसमें राहु ज्वाइन कर ले। ये देखिए, ये जो राहु यहाँ पे बैठा है ना, कुंभ में, ठीक है, अगर ये राहु यहाँ पे ज्वाइन कर ले, यहाँ पे, ऐसी स्थिति में, अब ये जो डिग्री है, ये डिग्री देखिए, ये तो ज्यादा है मैं बता रहा हूँ, अगर ये राहु 2 डिग्री की है और ये राहु यहाँ ज्वाइन कर ले 2 डिग्री पर, तो ये मून से भी क्लोज हो गया, सन से भी, ऐसी स्थिति में तकलीफ हो जाती है फिर जो ये 21 वर्ष की जो मैं स्थिति बता रहा हूँ वो ताउम्र चलती है फिर ऐसा जातक मतलब चुप ही रह जाता है, और काफी मुश्किलें होती हैं फिर, राहु अगर ज्वाइन कर ले जैसे। और अगर राहु ज्वाइन करने के बाद क्लोज हो, अब जैसे यहाँ सूर्य 4 डिग्री पे है, चंद्र 6 डिग्री पे, राहु मान लीजिए 22-23 डिग्री पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। घर एक ही माना जाएगा, चलित चार्ट में भी हो सकता है कि पंचम घर में ही हो, लेकिन ये दोष में नहीं आएगा। ये दोष तभी माना जाएगा जब राहु यहाँ पे ज्वाइन कर ले, सूर्य और चंद्र को कंजंक्ट हो जाए, क्लोज कंजंक्ट में हो जाए, तब ये प्रॉब्लम करता है, ये जो जो ये योग जो मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज 14 डिग्री 15 डिग्री के ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे कंजंक्ट नहीं माना जाएगा और ये दोष में नहीं आएगा। तो ये छोटा सा मैंने एक वीडियो बनाया है, अमावस्या दोष जो बोलते हैं उसके विषय में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, तो मुझे भी आगे वीडियो बनाने जो है उसकी प्रेरणा मिलेगी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के समक्ष वापस आऊंगा। तब तक मुझे आप इजाज़त दीजिए, है ना।